नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग खोरठा जो कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है, इसका हम लोग आज पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे टॉपिक 1 जो दिया है खोरठा सिलेबस के अंतर्गत, खोरठा भाषा, भाषिक क्षेत्र एवं समुदाय संदर्भ का परिचय। इसके आज हम लोग टॉप 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू देखेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो लोग भी या जिस भी ग्रुप से आप लोग ज्वाइन होंगे उस ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए झार शिक्षा के द्वारा एसएसटी का बुकलेट तैयार किया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का, जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको ये दिया जा रहा है। वैसे तो इसका प्राइस जो है वो 344 है, बट अभी आपको ऑफर प्राइस में मात्र 150 में ये आपको मिल जाएगा। तो जिनको भी लेना हो आप हमारे नंबर 8271113645 पर कॉल या व्हाट्सएप करके इसे पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक प्रैक्टिस बैच है, पैंथर एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको एसएसटी के 6000 प्लस, कंप्यूटर के 1000, सीडीपी के 1900, खोरठा के 1000 और हिंदी ग्रामर के 500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और एग्ज़ाम आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। यानी कि टोटल देखा जाए तो आपको 10,400 प्लस क्वेश्चन आंसर इसमें करवाया जाएगा, और साथ में आपको सभी का पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी और जेसीईआरटी का जो बुक है 6 to 8 का, वो बिल्कुल आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए हमारे साथ, बहुत ही मिनिमम प्राइस में 499 में, और प्रिपरेशन को अपना धार दीजिए। साथ में आप लोग 10 मॉक टेस्ट भी आपको इसमें मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर का तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है झार शिक्षा 8271। आप टेलीग्राम में सर्च करके इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है, खोरठा भाषा का वर्गीकरण किस प्रमुख भाषा परिवार के अंतर्गत किया जाता है? यानी खोरठा भाषा का जो वर्गीकरण है वो किस भाषा परिवार के अंतर्गत किया जाता है, ये बताना है कि किस भाषा परिवार का जो है खोरठा जो है वह है। तो यह किस भाषा परिवार का है? यह भारोपीय यानी कि इंडो आर्यन भाषा परिवार का यह भाषा है। कौन? तो खोरठा। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। खोरठा भाषा जो है मुख्य रूप से सदानी भाषाओं के समूह में आती है, जो भारोपीय दैट मीन्स इंडो आर्यन भाषा परिवार की शाखा है। सदानो यानी कि झारखंड के गैर जनजातीय मूलवासी को क्या बोलते हैं? उन लोग को सदान बोला जाता है। कि मातृभाषा होने के कारण इसका विकास अन्य आर्य भाषाओं की तरह ही प्राकृत और अपभ्रंश से हुआ है। यानी कि खोरठा भाषा का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? तो प्राकृत और अन्य भाषाओं के अपभ्रंश से ही हुआ है। याद रखना है कि झारखंड में मुख्य रूप से 3 भाषा परिवार पाए जाते हैं। कितने? तो झारखंड में आपको 3 भाषा परिवार मिलेंगे। कौन से? तो पहला भारोपीय, जिसमें खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली हैं। वहीं आग्नेय में आपको संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया मिल जाएगा, और द्रविड़ जो है वो आपको कुड़ुख और मालतो। यानी कि झारखंड में पूछा जाएगा कि कितने भाषा परिवार पाए जाते हैं, तो मुख्य रूप से 3 पाए जाते हैं। खोरठा जो है ये भारोपीय परिवार की
मागधी अपभ्रंश से विकसित मानी जाती है और खोरठा का जो उद्भव माना जाता है या विकास माना जाता है वो किससे माना जाता है, तो मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 2 कि प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी डॉक्टर ए.के. झा यानी कि अजित कुमार झा के अनुसार खोरठा शब्द की व्युत्पत्ति किस प्राचीन लिपि से हुई है। यानी कि ए.के. झा के अनुसार बताना है कि खोरठा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह किस प्राचीन लिपि से हुई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो खरोष्ठी लिपि से। किससे हुई है, तो खरोष्ठी लिपि से हुई है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर ए.के. झा का मत है कि खरोष्ठी लिपि से ही अपभ्रंश होकर खोरठा शब्द बना है। उनका तर्क है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र का संपर्क उन क्षेत्रों से था जहां खरोष्ठी का प्रचलन था, जैसे कि मगध साम्राज्य के विस्तार के समय। आपको याद रखना है कि खरोष्ठी पहले हुआ, फिर दिन उसके बाद खरोठ आया, उसके बाद खोरठा बना। मतलब जो शब्द की उत्पत्ति हुई या व्युत्पत्ति हुई तो फर्स्ट क्या आया, तो खरोष्ठी, फिर खरोठ, उसके बाद खोरठा आया। याद रखना है कि डॉक्टर ए.के. झा खोरठा साहित्य के एक प्रमुख स्तंभ है। क्या है, तो डॉक्टर ए.के. झा जो हैं वो खोरठा साहित्य के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। अन्य विद्वानों जैसे कि कृष्णचंद्र दास आला का मानना है कि खोरठा शब्द खड़ी बोली या खरोठ जिसका शुद्ध या ठेठ होता है से बना है। यानी कि खोरठा जो बना है किसके अनुसार, तो कृष्ण चंद्र दास आला के अनुसार या तो खड़ी बोली से या फिर तो खरोठ से बना है, जिसका शुद्ध अर्थ क्या होता है, तो ठेठ होता है। क्या होता है, ठेठ या शुद्ध होता है। अगला प्रश्न है कि खोरठा भाषा मुख्य रूप से झारखंड के कितने प्रमंडलों में मातृभाषा और संपर्क भाषा के रूप में बोली जाती है। तो खोरठा भाषा जो है कितने प्रमंडलों में आपका मातृभाषा और संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 प्रमंडलों में यह बोली जाती है। चलिए इसको हम व्याख्या देखते हैं। खोरठा भाषा जो है वो झारखंड के 3 प्रमंडलों को इसमें, तो उत्तरी छोटानागपुर में, संथाल परगना में और पलामू प्रमंडल में मुख्य रूप से यह संपर्क भाषा के रूप में उपयोग की जाती है या फिर तो मातृभाषा के रूप में उपयोग की जाती है। को याद रखना है कि झारखंड के कुल 24 जिलों में से लगभग 15 से 16 जिलों में खोरठा भाषी लोग निवास करते हैं। कितने, तो 15 से 16 जिलों में खोरठा भाषी लोग जो है वह निवास करते हैं। यह झारखंड में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टिकोण से सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा है। और खोरठा जो है वो झारखंड में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के दृष्टिकोण से सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने प्रसिद्ध भारत के भाषाई सर्वेक्षण दैट मीन्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में खोरठा को किस भाषा की एक उपबोली यानी कि डायलेक्ट के रूप में वर्गीकृत किया था। यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन का जो प्रसिद्ध भारत के भाषाई सर्वेक्षण जो है उसमें खोरठा भाषा की एक बोली के रूप में वर्गीकृत किया, तो उससे जो है वो किस भाषा की बोली के रूप में वर्गीकृत किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पूर्व मगही के रूप में। किसमें, तो पूर्व मगही के रूप में। चलिए इसको हम व्याख्या देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने खोरठा को एक स्वतंत्र भाषा न मानकर इसे पूर्वी मगही यानी कि ईस्टर्न मगही की एक उपबोली माना था, जिसे उन्होंने छोटा नागपुर मगही या खोट्टा नाम दिया था। हालांकि आधुनिक खोरठा विद्वान इसे एक स्वतंत्र और समृद्ध भाषा मानते हैं। क्या मानते हैं, तो जो आधुनिक खोरठा विद्वान जो हैं खोरठा को एक स्वतंत्र और समृद्ध भाषा मानते हैं। ग्रियर्सन का यह वर्गीकरण ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान में झारखंड में
खोरठा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। खोरठा को क्या है, तो खोरठा में झारखंड को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। खोरठा की अपनी विशिष्ट व्याकरणिक संरचना है जो इसे मगही से अलग करती है, और खोरठा की अपनी एक विशिष्ट व्याकरणिक संरचना है जिसको किससे, तो मगही से अलग करती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन सी खोरठा की क्षेत्रीय बोली नहीं है, यानी कि खोरठा की जो क्षेत्रीय बोली है वो इन चारों में से कौन नहीं है। तो सिखरिया है, गोलवारी है, रामगढ़िया है, आपका सदरी जो है ये खोरठा की क्षेत्रीय बोली नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सदरी या सादरी जो है यह नागपुरी भाषा का ही एक दूसरा नाम है। यह खोरठा की बोली नहीं है। सदरी जो है यह आपका नागपुरी भाषा का ही दूसरा नाम है जो कि खोरठा की बोली नहीं है। जबकि सिखरिया हो गया, गोलवारी हो गया, रामगढ़िया हो गया, देशवाली हो गया, परनदिया हो गया और संथाल परगनिया, ये सभी क्या हैं, ये आपकी क्षेत्रीय बोलियां हैं। किसकी, तो खोरठा की। खोरठा की लगभग कितनी है, तो 6 प्रमुख क्षेत्रीय बोलियां मानी जाती है। कौन कौन से, तो सिखरिया एक हो गया, दूसरा गोलवारी हो गया, तीसरा रामगढ़िया हो गया, चौथा देशवाली हो गया, पांचवा परनदिया हो गया और छठा आपका संथाल परगनिया हो गया। सदरी का प्रयोग मुख्य रूप से दक्षिणी छोटानागपुर, रांची, गुमला और सिमडेगा में होता है। याद रखना है कि जो सदरी है इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो रांची, गुमला और सिमडेगा में होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 कि खोरठा की सिखरिया बोली किस पड़ोसी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि सिखरिया बोली पर जो है वो किस पड़ोसी भाषा का जो सर्वाधिक प्रभाव जो है वह देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बांग्ला का मिलता है। किसका, तो बांग्ला का मिलता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सिखरिया जो है खोरठा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे इलाकों जैसे कि बोकारो का चास चंदन क्यारी क्षेत्र और धनबाद का कुछ हिस्सा में बोली जाती है। भौगोलिक निकटता के कारण इस बोली पर बांग्ला भाषा का गहरा प्रभाव है, जिसे खास पेलिया भी कहा जाता है। यानी सिखरिया को क्या बोला जाता है, तो खास पेलिया भी बोला जाता है। सिखरिया में उच्चारण का लहजा बांग्ला जैसा होता है, जैसे अ का उच्चारण उसमें ओ की तरह करना, जैसे जल को जोल बोलना, यानी कि आ को हम लोग किसके रूप में उच्चारण करते हैं, तो ओ के रूप में उच्चारण करने। अगला प्रश्न है कि सदान समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वथा सत्य है, यानी कि बताना है कि सदान समुदाय के बारे में ये जो 4 स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा जो है वह सत्य है, यानी कि सही है। तो सदान क्या है, तो सदान जो है ये झारखंड के मूलवासी गैर जनजातीय समूह है। क्या है, तो ये झारखंड के मूलवासी गैर जनजातीय समुदाय हैं जिसको क्या बोला जाता है, तो जिसको सदान बोला जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सदान झारखंड के वे मूल निवासी हैं जो जनजाति यानी कि ट्राइब श्रेणी में नहीं आते। ये सदानी भाषाएं जैसे खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली बोलते हैं। सदान और जनजातियां सदस्यों से एक साथ रहती आई है, मतलब सदान और जनजातियां जो है वह सदियों से एक साथ रहती आई है। सदान शब्द की उत्पत्ति जो है वो सद धातु से मानी जाती है। किससे, तो सद धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है बैठना या बसना, अर्थात जो यहाँ अस्थायी रूप से बस गए उसे क्या बोलते हैं, उसे सदान बोला जाता है। खोरठा भाषा जो है वो जनजातियों और सदानों के बीच मुख्य संपर्क भाषा यानी कि लिंगुआ फ्रैंका के रूप में कार्य करती है, यानी कि संपर्क भाषा के रूप में खोरठा भाषा जो है वह सदान और गैर सदान के बीच यह संपर्क भाषा के रूप में कार्य किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि खोरठा भाषा
की एक प्रमुख विशेषता अपिनिहिति का प्रचुर प्रयोग है। भाषा विज्ञान में इसका क्या अर्थ है? तो बताना है कि अपिनिहिति का भाषा विज्ञान के संदर्भ में इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है शब्द के मध्य में या अंत के व्यंजन से पहले ई या उ स्वर का आ जाना, इसी को क्या बोलते हैं? तो अपिनिहिति बोलते हैं। चलिए इसकी लोग व्याख्या देखते हैं। खोरठा और बांग्ला में भी अपिनिहिति बहुत आम है। इसमें शब्द के उच्चारण को सहज बनाने के लिए बीच में ई या उ स्वर जोड़ दिया जाता है। जैसे कि चाल को खोरठा में चाइल, क्या? तो चाल को खोरठा में चाइल बोला जाता है। वहीं दाल को दाइल, कर को कैर बोला जाता है। यह विशेषता खोरठा को हिंदी से स्पष्ट रूप से अलग करती है। यानी कि अपिनिहिति जो है यह हिंदी से खोरठा को अलग करती है और इसकी मिठास बढ़ाती है। अपिनिहिति का प्रयोग खोरठा साहित्य में सर्वत्र देखा जा सकता है और जितने भी खोरठा साहित्य है उसमें अपिनिहिति का प्रयोग जो है वह सर्वत्र देखा जाता है। अगला प्रश्न है, संथाल परगना प्रमंडल में बोली जाने वाली खोरठा को किस विशिष्ट नाम से जाना जाता है? तो बताना है कि संथाल परगना में जो खोरठा भाषा बोली जाती है उसे किस विशिष्ट नाम से जाना जाता है? तो उसे क्या नाम जाता है? उसे खोट्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो खोट्टा बोला जाता है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। संथाल परगना जिसमें आपको दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, जामताड़ा, पाकुड़ इत्यादि आते हैं में बोली जाने वाली खोरठा को खोट्ठा या छिका छिक्की खोरठा भी कहा जाता है। क्या बोलता है? या तो उसे खोट्टा बोला जाता है या फिर छिका छिक्की खोरठा भी कहा जाता है। इस पर संथाली, अंगिका और मैथिली का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यानी कि संथाल परगनिया खोरठा में आपको संथाली, अंगिका और मैथिली का स्पष्ट प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। इस क्षेत्र में खोरठा में छिका छिकी जैसे कि की करछे का प्रयोग होता है, जो अंगिका का प्रभाव है। यानी कि की करछे जो है यह प्रयोग होता है और इसका जो है स्पष्ट रूप से अंगिका का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। वहीं संथाल बहुल क्षेत्र होने के कारण संथाली शब्दावली का भरपूर मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। किसमें? तो खोट्ठा यानी कि संथाल परगनिया खोट्ठा में आपको संथाल बहुल क्षेत्र होने के कारण उसमें संथाली शब्दावली का भी भरपूर मिश्रण देखने को उसमें मिलता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि देशवाली खोरठा का प्रभाव क्षेत्र मुख्य रूप से झारखंड के किन क्षेत्रों में है? तो देशवाली खोरठा का जो प्रभाव है वह झारखंड के किन जिलों में देखने को मिलता है? यह कहाँ मिलता है? यह आपका पलामू और चतरा में आपको देशवाली खोरठा जो है आपको मिल जाएगा। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। देशवाली खोरठा जो है मुख्य रूप से पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी झारखंड जैसे कि पलामू, चतरा और गढ़वा के सीमांत क्षेत्रों में बोली जाती है। चूंकि यह क्षेत्र बिहार की सीमा से लगा है इसलिए इस पर मगही और भोजपुरी का स्पष्ट प्रभाव रहता है। किसमें? तो देशवाली खोरठा में आपको मगही और भोजपुरी का आपको स्पष्ट प्रभाव देखने को मिल जाएगा। देशवाली खोरठा में भोजपुरी के समान बा, बटे या हौ जैसे शब्दों का पुट मिल सकता है। क्या क्या? तो बा हो गया, बटे हो गया और हौ हो गया, ऐसे शब्दों का जो है आपको उसमें देखने को मिल सकता है। इसे कुछ भाषाविद जो हैं वो खेरवारी खोरठा से भी जोड़कर देखते हैं। किसको? तो देशवाली खोरठा को खेरवारी खोरठा के रूप में भी जोड़कर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि शास्त्र यानी कि फोनोलॉजी के अनुसार खोरठा भाषा में हिंदी के य और व वर्णों का परिवर्तन
प्रायः किन वर्णों में हो जाता है। यानी कि य और व का जो है परिवर्तन जो है वो किस वर्ण में हो जाता है ये बताना है। तो य का जो परिवर्तन है ज में और व का परिवर्तन जो है वह ब में हो जाता है। किसमें? तो ज और ब में हो जाता है। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं कि खोठा में य का उच्चारण ज, जैसे यार का जार, यज्ञ का यज्ञ, इसका यज्ञ का जग नहीं, यज्ञ का क्या हो जाएगा? तो इसका यज्ञ हो जाएगा। वहीं यार का क्या हो जाएगा? तो जार हो जाएगा। और व का उच्चारण जो है वह ब के जैसा होता है, जैसे वन का बन हो जाता है, वजन का वजन हो जाता है। और यह अर्ध स्वरों के व्यंजनों में परिवर्तन का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमको देखने को मिलता है। जब यह और वह शब्द के मध्य या अंत में आते हैं तो वे कभी कभी ई और उ में भी बदल जाते हैं। जैसे कि कौवा को हम लोग कौवा के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो कौवा को कौवा के रूप में लिखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि झारखंड सरकार द्वारा खोरठा भाषा को द्वितीय राजभाषा यानी कि सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? यानी कि खोरठा भाषा को जो राज्य का द्वितीय भाषा है वो किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2011 में। कब? तो 2011 में खोरठा भाषा को राज्य का द्वितीय राजभाषा जो है वो प्राप्त हुआ था। झारखंड सरकार ने 2011 में खोरठा सहित कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं और जनजातीय भाषाओं जैसे कि संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, उरांव हो गया, नागपुरी हो गया, कुरमाली आदि यानी कुल मिलाकर 16 जो हैं वो द्वितीय राजभाषा को दर्जा दिया था। याद रखना है कि राज्य की जो प्रथम राजभाषा जो है वो क्या है? तो वह हिंदी है। क्या है? तो झारखंड की प्रथम राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिलने से इन भाषाओं को सरकारी कामकाज, शिक्षा, रोजगार, परीक्षाओं में शामिल किया गया है। कितना? तो 16 द्वितीय राजभाषाओं को। अगला प्रश्न है कि खोरठा भाषा एवं साहित्य का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, जिन्होंने खोरठा में मेघदूत का अनुवाद किया था? यानी कि खोरठा भाषा एवं साहित्य का भीष्म पितामह के नाम से किन्हें जाना जाता है या किसे जाना जाता है जिन्होंने मेघदूत का अनुवाद जो है वो खोरठा में किया? तो कौन है? तो नन अदर देन श्रीनिवास पानूरी। कौन है? तो श्रीनिवास पानूरी जी हैं, जिन्हें खोरठा का भीष्म पितामह कहा जाता है। श्रीनिवास पानूरी को खोरठा साहित्य का युग प्रवर्तक और भीष्म पितामह माना जाता है। क्या बन जाता है? तो युग प्रवर्तक और भीष्म पितामह माना जाता है। उन्होंने कालिदास के मेघदूतम का खोरठा में पदानुवाद किया। क्या किया? तो जो मेघदूतम है किसकी रचना है? यह कालिदास की रचना है, जिसका खोरठा में पदानुवाद किया। श्रीनिवास पानूरी का जो जन्म है वो धनबाद के बरवा अड्डा में हुआ था। कभी कभी इनका जन्म भी पूछ लेता है कि श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो धनबाद के बरवा अड्डा में हुआ था। पानूरी जी का जन्म दिन जो है वो 25 दिसंबर को हुआ था और उसी की याद में प्रतिवर्ष जो है वह खोरठा भाषा दिवस मनाया जाता है। कहाँ? तो झारखंड में 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष खोरठा भाषा दिवस मनाया जाता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे बाल किरण हो गया, दिव्य ज्योति हो गया, आंखिक गीत हो गया, ये सभी किनकी रचना है? तो श्रीनिवास पानूरी की है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि खोरठा व्याकरण में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किन प्रत्ययों यानी कि सफिक्स का प्रयोग किया जाता है? यानी कि खोरठा में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए किन सफिक्स का यानी प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वाइन, आइन, गुला, गुलिन। किसका? तो वाइन, आइन, गुला, गुलिन का
प्रयोग करके हम लोग एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। खोठा में बहुवचन बनाने के लिए अंत में वाइन या आइन जोड़ते हैं, यानी सजीव वस्तुओं के लिए। और गुला और गुलिन जो है ये निर्जीव या सजीव दोनों के लिए समूहवाचक में प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे कि हम लोग छौआ को यानी बच्चा को क्या बोलते हैं, तो छौइन। क्या बोलते हैं, छौआ को छौइन बोला जाता है, यानी कि बच्चे। वहीं गरु को गाय या बैल हिंदी में, वहीं इसको खोठा में गरु गुला या गरु गुलीन बोला जाता है। गुला गुलीन का जो प्रभाव है यह बांग्ला भाषा से आया माना जाता है। कहाँ से, तो गुला गुलीन का जो प्रभाव है यह बांग्ला भाषा से आया माना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 कि खोठा की गोलवारी भाषा मुख्य रूप से झारखंड के किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो गोलवारी भाषा जो है या गोलवारी बोली जो है वह झारखंड के किस क्षेत्र में बोली जाती है और इस पर किस भाषा का प्रभाव है, किस भाषा का प्रभाव है। तो यह गोला और पेटरवार क्षेत्र में बोली जाती है और इसमें आपको रामगढ़ और बोकारो यानी कि कुरमाली प्रभाव देखने को मिल जाएगा। कौन सा, तो कुरमाली प्रभाव देखने को मिल जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका बी आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं कि गोलवारी बोली जो है वो रामगढ़ जिले के गोला और बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड के आसपास बोली जाती है। चूंकि यह क्षेत्र पंच परगना और कुरमाली भाषी क्षेत्रों से सटा है, इसलिए इस पर कुरमाली भाषा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। याद रखना है इसमें कि इसके नाम गोलवारी की उत्पत्ति गोला नामक स्थान से हुई है। कहाँ से, तो गोलवारी की उत्पत्ति जो हुई है वो गोला नामक स्थान से हुई है और यहाँ के सदान और कुर्मी समुदाय इसका प्रचुरता से प्रयोग करते हैं। किसका, तो गोलवारी भाषा का उपयोग जो है वो कुर्मी और सदान दोनों समुदाय जो हैं वह प्रचुरता में यानी कि बहुतायता में प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार का प्रैक्टिस सेट जिस प्रकार का भी यूट्यूब पे अभी पहला सेशन आप लोग के लिए लिया जा रहा है, हमारे साथ आप लोग पैंथर एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच में आप लोग जुड़ के अपना जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा। इसमें टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो लगभग आपका 10,400 प्लस ही मिलेगा। तो जिनको भी लगता है कि हमें तैयारी पूरा हो गया, हमें एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है, तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। आपको इसमें सभी सब्जेक्ट एसएसटी, कंप्यूटर, सीडीपी, खोठा और हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस करवाया जाएगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, आपको लेटेस्ट जेट पैटर्न के अनुसार। तो ज्वाइन कीजिए, आप लोग को मात्र ये आपको 499 में आपको मिल जाएगा, जिसका एक्चुअल जो प्राइस है आपका 2000 है, बट ये अभी ऑफर प्राइस में आपको 499 पे आपको मिल जाएगा। तो जाइए प्ले स्टोर से और झार शिक्षा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और इसमें इनरोल हो जाइए और अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से खोरठा भाषा को लिखने के लिए प्राचीन काल में किस लिपि का प्रयोग किया जाता था जो अब प्रायः लुप्त प्राय हो चुकी है। तो बताना है कि प्राचीन काल में किस लिपि का प्रयोग जो है वह खोरठा भाषा लिखने के लिए प्रयोग किया जाता था, जो अब जो है ना प्राय लुप्त हो चुकी है। तो किस भाषा का उपयोग किया जाता था, तो कैथी भाषा का उपयोग किया जाता। किसका, तो कैथी लिपि का उपयोग किया जाता था। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। ऐतिहासिक रूप से उत्तर भारत और पूर्वी भारत विशेषकर बिहार झारखंड के क्षेत्रों में अदालत और जमीन के कागजातों के साथ साथ स्थानीय भाषाओं जैसे खोरठा, नागपुरी आदि को लिखने के लिए कैथी लिपि का व्यापक उपयोग होता था। वर्तमान में खोरठा पूरी तरह से देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और खोरठा जो है ये किस लिपि में लिखी जाती है, यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कैथी लिपि की उत्पत्ति जो है वह कायस्थ समुदाय जो लेखन कार्य से जुड़े थे से मानी जाती है। डॉक्टर ए के झा ने खोरठा की अपनी एक लिपि
खोरठा लिपि विकसित करने का प्रयास किया था, लेकिन उसे व्यापक स्वीकृति नहीं मिली। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 कि खोरठा भाषा में ऊष्म संघर्षी व्यंजनों के प्रयोग के संबंध में कौन सा नियम लागू होता है। बताना है कि ऊष्म संघर्षी व्यंजनों के प्रयोग के संबंध में कौन सा नियम जो है यह लागू होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। यानी खोरठा में तालव्य स और मूर्धन्य स का प्रयोग नहीं होता है और उनके स्थान पर क्या होता है, तो दंत स या ख का प्रयोग होता है। क्या, तो तालव्य स और मूर्धन्य स के स्थान पर क्या होता है, तो ये दंत स और ख का प्रयोग होता है। खोरठा के ठेठ यानी कि मूल रूप में तालव्य स और मूर्धन्य स ध्वनियां नहीं पाई जाती है। यानी कि तालव्य स जो है और मूर्धन्य स जो है ये खोरठा में नहीं पाई जाती है। इनके स्थान पर कौन सा स, तो दंत स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देश को अगर लिखना हो खोरठा में तो हम लोग क्या लिखेंगे, देश। शांति को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, शांति लिखेंगे। वहीं स के मतलब मूर्धन्य स के स्थान पर क्या लिखेंगे, ख या स का प्रयोग होता है। जैसे भाषा को क्या लिख सकते हैं, तो भाखा। वर्षा को हम लोग क्या लिखेंगे, तो बरखा। यह नियम खोरठा वर्तनी को हिंदी से अलग और सरल बनाता है। क्या बनाता है, ये जो वर्तनी है यह हिंदी से सरल बनाता है। केवल तत्सम शब्दों जो सीधे संस्कृत से आए हैं के साहित्यिक प्रयोग में कभी कभी अपवाद देखा जाता है। अगला प्रश्न है, खोरठा साहित्यकारों द्वारा खोरठा भाषा के मानकीकरण का प्रथम गंभीर और संस्थागत प्रयास किस विद्वान के नेतृत्व में खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी के माध्यम से किया गया। तो किस विद्वान के नेतृत्व में खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी के माध्यम से किया गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर ए.के. झा के नेतृत्व में। अजित कुमार झा, जिसको ए.के. झा के नाम से प्रसिद्धि है और जाना जाता है, ने खोरठा भाषा को व्याकरणिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने खोरठा भाषा के मानकीकरण के लिए कोठार, जो कि रामगढ़ में पड़ता है, में खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी की स्थापना की। बोला जाएगा कि खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कोठार रामगढ़ में की गई थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण खोरठा भाषा के व्याकरण का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। ये जो खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण जो है ये किसका है, यह ए.के. झा जी का जो है व्याकरण बुक है, जिसे खोरठा के व्याकरण का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। वहीं ए.के. झा को झारपात के उपनाम से भी जाना जाता है या फिर इसे भाषा वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कि खोरठा में स्वर वर्णों यानी कि वोवेल्स की संख्या के संदर्भ में व्याकरण विदों के अनुसार मूल रूप से कितने स्वरों का प्रयोग होता है। यानी कि खोरठा में बताना है कि स्वर वर्णों का प्रयोग जो है वह होता है वो कितने हैं। तो कितने हैं, तो वह 8 हैं। कितने, तो 8 हैं। चलिए इसको हम व्याख्या देखते हैं। खोरठा में मुख्य रूप से 8 स्वर वर्णों का प्रयोग होता है। कितना, तो 8। कौन कौन, तो अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया, ए हो गया और ओ हो गया। यानी कि अ आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ, ए और ओ, ये 8 स्वर वर्ण हैं जो कि खोरठा में प्रयोग होते हैं। हिंदी के ए और औ का स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्र रूप या स्वर के रूप में खोरठा में जो है प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इन्हें संयुक्त स्वर, जैसे ऐ को अगर हम लोग को लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे, तो उसे ऐ के रूप में लिखेंगे। कैसे, तो ऐ के रूप में लिखेंगे। वहीं औ को अगर हमको लिखना है तो खोरठा में कैसे लिखेंगे उसे, तो औ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आ और ऊ लिखेंगे। जैसे हम लोग पैसा को क्या लिखेंगे, तो पैसा लिखेंगे। औरत को क्या लिखेंगे, तो औरत लिखेंगे। री का प्रयोग जो है वो री के रूप में होता है और खोरठा में ये जो री है इसका प्रयोग कैसे होता है, तो ये री के रूप में होता है।
यह ध्वन्यात्मक विशेषता खोरठा को प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के बहुत करीब लाती है, और यही जो ध्वन्यात्मक विशेषता जो है वह खोरठा को प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के बहुत करीब लाती है, जहां संयुक्त स्वरों का सरलीकरण हो गया था। अगला प्रश्न है, खोरठा में मैं जाता हूं का सही अनुवाद क्या होगा? तो मैं जाता हूं का सही अनुवाद क्या होगा? तो हम जाही या हम जाही, क्या हो जाएगा? तो हम जाही या हम जाही। इसकी व्याख्या देखते हैं। खोरठा में मैं के लिए हम या हम का प्रयोग होता है। क्या होता है? तो खोरठा में जो मैं शब्द है इसके लिए हम या हम का प्रयोग होता है, और वर्तमान काल में जाता हूं के लिए जाही या जाहो का प्रयोग होता है। नागपुरी के करीब है, ए जो है वह नागपुरी के करीब है, और सी जो है भूतकाल है, और डी है बहुवचन यानी भविष्य काल यानी कि हम लोग जाएंगे है। देख लेते हैं, ये जो है मुई गेलो ये नागपुरी के करीब है, ये बहुवचन है, और ये आपका मैं जातो ये आपका भूतकाल है। जैसे उत्तम पुरुष एक वचन में क्या उपयोग होता है? तो हम और हम का उपयोग करते हैं। किसमें? तो उत्तम पुरुष एक वचन में। वहीं उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या उपयोग करते हैं? तो हमीन हामिन यानी कि हम लोग के लिए हमीन या हामिन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 21, खोरठा भाषिक क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं के संबंध में कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? यानी कि बताना है कि इसमें कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है। पहला है उत्तर दिशा में मगही एवं भोजपुरी भाषा क्षेत्र बिहार, तो ये तो सही है। दक्षिण दिशा में नागपुरी पंचपरगनिया और मुंडारी भाषा क्षेत्र, तो ये भी जो है ये आपका सही है। पूर्व दिशा में बांग्ला भाषी क्षेत्र यानी कि पश्चिम बंगाल, तो ये भी सही है। वहीं पश्चिम दिशा में ओडिया भाषी क्षेत्र, तो ये आपका गलत है। पश्चिम दिशा में ओडिया भाषी क्षेत्र नहीं है। तो इसकी लोग व्याख्या देखते हैं। खोरठा भाषी क्षेत्र जो कि उत्तरी छोटानागपुर के पश्चिम में ओडिया नहीं बोली जाती है, बल्कि क्या बोले जाते हैं? तो पश्चिम में पलामू और लातेहार का क्षेत्र है, जहां मगही भोजपुरी और छत्तीसगढ़िया का प्रभाव है, यानी कि छत्तीसगढ़ का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। ओडिया का प्रभाव झारखंड के सुदूर दक्षिणी पूर्वी हिस्से यानी कि कोल्हान, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में मिलता है, जहां खोरठा जो है मुख्य भाषा नहीं है। खोरठा की जो भौगोलिक सीमा है वो लगभग कितना है? तो 31,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना? तो 31,000 वर्ग किलोमीटर जो है वो खोरठा की भौगोलिक सीमाएं हैं, जो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि रामगढ़िया खोरठा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है कि रामगढ़िया खोरठा के संबंध में कौन सा जो कथन है वह सही है। तो आपके पास ऑप्शन 4 है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। तो यह रामगढ़ और उसके आसपास बोली जाती है तथा इस पर नागपुरी और कुरमाली का आंशिक प्रभाव है, यानी कि रामगढ़िया खोरठा में आपको नागपुरी और कुरमाली का आपको आंशिक प्रभाव मतलब थोड़ा बहुत प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। रामगढ़िया बोली रामगढ़ जिले के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। चूंकि रामगढ़ की सीमाएं रांची नागपुरी क्षेत्र और बोकारो सिल्ली यानी कुरमाली पंच परगनिया क्षेत्र से लगती है, इसलिए इस बोली पर इन दोनों भाषाओं का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है, या देखने को हम लोग देख सकते हैं। रामगढ़िया में उच्चारण में हल्का खिंचाव होता है और कुछ नागपुरी सर्वनामों का प्रवेश देखा जा सकता है, यानी कि हम लोग रामगढ़िया जब बोलते हैं तो उसमें उच्चारण में हल्का खिंचाव आ जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 कि खोरठा साहित्य की पहली पत्रिका का नाम क्या था, जिसका संपादन श्रीनिवास पानूरी ने किया था? तो पहली खोरठा साहित्य पत्रिका कौन सी थी?
तो वह थी मातृभाषा थी। कौन सी थी? तो मातृभाषा थी, जिसका जो संपादन जो है ये आपका 1957 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1957 ईस्वी में किया गया था, यानी कि 1957 में किया गया था। खोरठा भाषा की पहली पत्रिका मातृभाषा यानी कि माइक भाषा यानी कि माइकोरवा भाषा थी, जिसे 1957 में यानी 1957 में श्रीनिवास पानुरी द्वारा धनबाद से प्रकाशित किया गया था। यह खोरठा साहित्य में एक क्रांतिकारी कदम था, और यह जो पत्रिका जो थी वह खोरठा साहित्य में एक क्रांतिकारी कदम था। तितकी जो है ये खोरठा की सबसे प्रसिद्ध और सबसे लंबे समय तक चलने वाली पत्रिका रही है। तितकी जो है यह खोरठा की सबसे प्रसिद्ध और सबसे लंबे समय तक चलने वाली पत्रिका रही है, जिसका संपादन जो है वो विश्वनाथ दसौंधी राज और अन्य विद्वानों ने किया था। किसके द्वारा? तो विश्वनाथ दसौंधी राज और अन्य विद्वानों के द्वारा किया गया था। वहीं लुआठी का जो संपादन है गिरधर गोस्वामी आकाश खूंटी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के द्वारा यह किया गया था। किसका? तो लुआठी का संपादन। तो इसमें आपको 3 पत्रिका याद रखना है। मातृभाषा आपको श्रीनिवास पानुरी, तितकी आपको विश्वनाथ दसौंधी राज, और लुआठी जो है आपका गिरधर गोस्वामी आकाश खूंटी के द्वारा यह किया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 कि परनदिया खोरठा बोली का संबंध मुख्य रूप से किस नदी के पार वाले क्षेत्र से है? तो परनदिया बोली का जो संबंध है वो मुख्य रूप से दामोदर नदी पार वाले क्षेत्र से है। चलिए इसको हम लोग व्याख्या देखते हैं। परनदिया शब्द का अर्थ है नदी के पार, मतलब परनदिया शब्द का अर्थ ही है क्या है? तो नदी के पार। खोरठा के संदर्भ में दामोदर नदी के उत्तरी पार के क्षेत्र जैसे कि हजारीबाग हो गया, चतरा हो गया आदि का कुछ हिस्सा में बोली जाने वाली खोरठा को स्थानीय स्तर पर परनदिया खोरठा कहा जाता है। यानी कि हजारीबाग और चतरा क्षेत्र में आपको कौन सी खोरठा की भाषा देखने को मिल जाएगी? तो आपको परनदिया खोरठा देखने को मिल जाएगी। दामोदर नदी यानी भेड़ा नदी के साथ से भी खोरठा लोकगीतों में वर्णित है। खोरठा भाषी क्षेत्र की एक जीवन रेखा है। खोरठा जो है भाषी क्षेत्र की यह एक जीवन रेखा है। कौन? तो दामोदर नदी। खोरठा का सर्वाधिक विकास जो है वह दामोदर घाटी क्षेत्र में ही हुआ है, और खोरठा का जो सर्वाधिक विकास है वह किस नदी के किनारे हुआ है? तो दामोदर नदी के किनारे ही खोरठा का जो है सर्वाधिक विकास हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 कि जनजातीय भाषा संथाली और गैर जनजातीय भाषा खोरठा के बीच संबंध के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला गया है? तो संथाली और गैर जनजातीय भाषा खोरठा के बीच क्या निष्कर्ष निकाला गया है? तो खोरठा और संथाली जो है वो दोनों अलग अलग भाषा परिवारों के होने के बावजूद सदियों के सह-अस्तित्व के कारण खोरठा में कई संथाली यानी कि ऑस्ट्रो एशियाटिक शब्दों का समावेश हुआ है। यानी कि खोरठा में जो है वो कई ऑस्ट्रो एशियाटिक शब्दों का समावेश जो है खोरठा में हो गया है। तो लोग व्याख्या देखते हैं। संथाली जो है वो आग्नो यानी कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की है, जबकि खोरठा जो है यह इंडो आर्यन यानी कि भारतीय भाषा परिवार की है। परंतु चूंकि सदान और संथाल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए खोरठा में कई शब्द जैसे कि खेती, औजार, प्रकृति से जुड़े शब्द संथाली मुंडारी मूल के रूप में पाए जाते हैं। इस भाषाई आदान प्रदान यानी कि लिंग्विस्टिक बोरोइंग यानी भाषाई आदान प्रदान को भाषा विज्ञान में अध स्तर प्रभाव कहा जाता है। यानी कि भाषाई आदान प्रदान को भाषा विज्ञान में क्या कहा जाता है? तो उसे अध स्तर प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि खोरठा भाषा के संबंध में सदान का अर्थ स्पष्ट करते हुए डॉक्टर बीपी केसरी ने क्या परिभाषा दी है? तो बताना है कि बीपी केसरी के द्वारा सदान का स्पष्ट परिभाषा क्या दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाए। यानी कि जो समुदाय सदा से यानी कि प्राचीन काल से यह निवास कर रहा है और जिनकी भाषा सदानी है वही क्या है? तो वही
सदान है। ये किनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है? यह बीपी केसरी के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है। प्रमुख भाषाविद और झारखंडी संस्कृति के विद्वान डॉक्टर बीपी केसरी के अनुसार सदान झारखंड के मूल निवासी हैं, जो आर्य या मिश्रित प्रजाति के हैं और जिनकी मातृभाषा जो है सदानी यानी कि खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया आदि है। सदा यानी कि हमेशा से रहने वाले लोग, सदा का क्या अर्थ होता है? यानी कि हमेशा से रहने वाले लोग। सदानों का मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि और शिल्प रहा है। क्या रहा है? तो कृषि और शिल्प रहा है और ये प्रकृति पूजक होते हैं और जनजातियों के साथ मिलकर कर्मा, सरहुल, टूसू आदि पर्व मनाते हैं। कौन? तो सदान जो हैं वो कर्मा, सरहुल और टूसू आदि पर्व जो हैं वह मनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 कि खोरठा साहित्य में अज्ञात कवि यानी कि अननोन पोएट की परंपरा मुख्य रूप से किस विधा में पाई जाती है? यानी कि अज्ञात कवि की जो परंपरा है वो मुख्य रूप से किस विधा में पाई जाती है? यह लोकगीत और लोक कथा में पाई जाती है। किसमें? तो लोकगीत और लोक कथा यानी कि फोक सॉन्ग और फोक टेल्स में यह पाई जाती है। किसी भी क्षेत्रीय भाषा की तरह खोरठा का प्रारंभिक साहित्य मौखिक यानी कि ओरल रहा है। पीढ़ियों से चले आ रहे लोकगीतों यानी कि करम गीत, सोहराय गीत, झूमर गीत और लोक कथाओं के रचयिताओं का नाम अज्ञात होता है। ये संपूर्ण समुदाय की संपत्ति माने जाते हैं। यानी कि लोकगीत और लोक कथा जो हैं वह संपूर्ण समुदाय की संपत्ति माने जाते हैं। खोरठा लोकगीतों में श्रम गीत, ऋतु गीत, संस्कार गीत और पर्व त्योहार के गीत प्रमुख है। कौन कौन से हैं? तो श्रम गीत, ऋतु गीत, संस्कार गीत और पर्व त्योहार के जो गीत हैं वो खोरठा में प्रमुख हैं। लोक कथाओं में चांदो बैपारी, सात भाई एक बहन, धनक धधैनी आदि जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा? तो चांदो बैपारी, सात भाई एक बहन, धनक धधैनी ये सभी जो हैं वह बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि खोरठा में कारकों यानी कि केसेस के प्रयोग के संदर्भ में संबंध कारक यानी कि जेनिटिव केस के लिए प्रायः किस प्रसर्ग यानी कि प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है? यानी खोरठा में कारकों के प्रयोग के संदर्भ में संबंध कारक के लिए प्रायः किस प्रसर्ग का प्रयोग जो है वह होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा यानी कि क, कर, केर। क्या होता है? क, कर और केर का प्रयोग होता है। खोरठा में संबंध कारक का, की, के को दर्शाने के लिए क, कर या केर का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो क, कर और केर का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम का घर को खोरठा में रामेक घर या राम कर घर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तो राम का घर को अगर हम लोग खोरठा में बोलना है तो क्या बोलेंगे? तो रामेक घर या राम कर घर बोलेंगे। जैसे ले से अपादान कारक के लिए प्रयोग होता है। खोरठा में जो ले और से जो होता है वह अपादान कारक के लिए प्रयोग होता है। वहीं के खातिर संप्रदान कारक के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? तो के खातिर जो है वो संप्रदान कारक के लिए प्रयोग होता है। वहीं में पर के लिए खोरठा में ए प्रत्यय यानी कि अधिकरण का प्रयोग होता है। जैसे घर में तो क्या हो जाएगा इसका? घरे। क्या हो जाएगा? तो घर में का खोरठा में हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? तो घरे ही हो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 कि खोरठा भाषा में लिंग यानी कि जेंडर निर्धारण का मूल सिद्धांत क्या है? तो खोरठा में जो जेंडर निर्धारण का मूल सिद्धांत है वह क्या है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। यानी खोरठा में केवल प्राणीवाचक यानी कि सजीव संज्ञाओं में लिंग भेद होता है। अप्राणीवाचक यानी निर्जीव संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग या तटस्थ मानी जाती है। क्या मानी जाती है? तो हमेशा तटस्थ या पुल्लिंग मानी जाती है। कौन? तो निर्जीव संज्ञाएं। तो व्याख्या देखते हैं। हिंदी की तुलना में खोरठा का जो लिंग विधान है बहुत सरल है। जैसे मेज, कुर्सी, किताब जैसी निर्जीव वस्तुओं का कोई लिंग नहीं होता।
लिंग का भेद जो है केवल सजीव जैसे आदमी औरत यानी कि जनी मर्द, गाय बैल यानी गाय गरू में होता है। साथ ही क्रिया पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और क्रिया पर भी लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे छौआ को छौआ यानी लड़का जा है या छवी यानी कि लड़की जा है, दोनों में क्रिया जाहे समान रहती है यानी कि छोड़ा जा है छोड़ी जा है, यानी कि दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों में सेम क्रिया रहेगा यानी कि जा है। खोटा में स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्राय इन या नी प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे बामन का क्या आता है तो बामनाइन, बाघ का क्या होगा तो बाघिन हो जाएगा, क्या होगा तो बामन का बामनाइन और बाघ का बाघिन हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि वर्तमान परिदृश्य 2026 के संदर्भ में खोरठा भाषा के विकास और शैक्षणिक मान्यता को दर्शाने वाला कौन सा तथ्य जो है वह सही है। इसमें कौन सा सही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। यह झारखंड के विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी, शोध यानी कि पीएचडी के स्तर तक पढ़ाई जाती है और यूजीसी नेट का भी यह हिस्सा है। वर्तमान में खोरठा भाषा का अत्यधिक शैक्षणिक विकास हुआ है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, रांची विश्वविद्यालय और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में इसके लिए अलग जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग यानी कि ट्राइबल रिसर्च लैंग्वेज है, जहां बीए से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई होती है। साथ ही से खोरठा जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के मुख्य पाठ्यक्रम का भी एक अभिन्न हिस्सा है। हालांकि खोरठा को अभी तक संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसके लिए लगातार मांग और आंदोलन जारी है। दोस्तों, ये वीडियो आप सबको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और जो भी चैनल टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो उसमें जुड़े होंगे तो उसमें आप लोग इसे जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग को जेट टेट में अच्छा मार्क्स लाना है एसएसटी सब्जेक्ट के अंतर्गत तो आप लोग झार शिक्षा के द्वारा तैयार किया गया जो बुकलेट है उसे आप लोग लेके अपना प्रिपरेशन को जो है और मजबूत कर सकते हैं। वहीं अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं आप लोग कि प्रैक्टिस करें इसी प्रकार के प्रश्नों का तो आप हमारे जेटेट बैच पैंथर एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको 10,400 प्लस एमसीक्यू जो है वह कराया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम को पास करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मतलब आप लोग इजीली जो है एग्जाम क्वालिफाई कर जाइएगा। तो इस कोर्स में आप लोग प्ले स्टोर से हमारा झार शिक्षा का ऐप डाउनलोड करके इनरोल हो सकते हैं, जो कि अभी आपको मात्र 499 में आपको मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप जिसमें आपको फ्री क्यूजेज और पीडीएफ्स मिल जाते हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल है @झार शिक्षा 8271, आप लोग सर्च कीजिएगा आपको ये मिल जाएगा। नहीं तो आपको इस वीडियो के लिंक में आपको इसका मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं और इसका फ्री पीडीएफ जो है आपको प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।